नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है बड़े दाम सियासी संग्राम। जी हां, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर महंगाई पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी और जीतू पटवारी समेत कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर वैश्विक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर रही है। पार्टी का दावा है कि दुनिया के कई देशों में पहले ही ईंधन महंगा हो चुका था, जबकि भारत में लंबे समय तक कीमतों को नियंत्रित रखा गया। कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वह सवाल भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम, सियासत में फिर संग्राम। पीएम मोदी की अपील के बाद जो अटकलें लगाई जा रही थी, आखिर वो सच साबित हुई। वैश्विक संकट के बीच देश में भी पेट्रोल डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन जैसे ही दाम बढ़े, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं जीतू पटवारी ने भी तंज कसते हुए कहा कि ये तो अंगड़ाई है, आगे महंगाई की खाई है। इसके बाद कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बंगाल का चुनाव लूटने के बाद ये तय था कि देश में महंगाई बढ़ेगी। 3 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि हुई। ये वृद्धि दूर तक जाएगी। ये वास्तविक तस्वीर है भारत की आज और मध्य प्रदेश की। कुल मिलाकर महंगाई की मार ने आम आदमी की इस देश में कमर तोड़ दी है, मध्य प्रदेश में कमर तोड़ दी है। हालांकि कांग्रेस जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सियासत कर रही है, उसमें कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों पर पड़ा है। कई देशों में ईंधन के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं, जबकि भारत में करीब 75 दिनों तक कीमतों को स्थिर रखा गया। हालांकि इसके पीछे चुनाव को भी एक वजह माना गया, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रही है। पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है कि खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण जिस प्रकार की असामान्य परिस्थितियां पैदा हुई है, उसकी वजह से कुछ अप्रत्याशित फैसले लेने पड़ रहे हैं। और इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने भी देशवासियों से यही आह्वान किया था कि हम पेट्रोल डीजल की बचत करें, हम विदेश यात्रा को रोकें, ताकि हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार सुरक्षित रहे। जिस पेट्रोल डीजल के दामों पर कांग्रेस हो हल्ला मचाए हुए है, लेकिन ये भूल रही है कि यूपीए सरकार में दाल, चीनी, पेट्रोल समेत कई वस्तुओं के दाम में एकाएक तेजी आई थी। उस दौर में महंगाई डायन खाए जात है जैसे गाने पर राजनीति का हिस्सा बन गए थे। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस वैश्विक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों ने आम आदमी की चिंता जरूर बढ़ा दी है, लेकिन इसके साथ ही महंगाई का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गया है, जहां जनता राहत चाहती है और राजनीतिक दल मौके की तलाश में दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या विपक्ष महंगाई के मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रहा है? दूसरा सवाल, क्या सच में केंद्र सरकार की नीतियों का यह नतीजा है? तीसरा सवाल, क्या वैश्विक हालातों को नजरअंदाज कर विपक्ष सियासी रोटियां सेक रहा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता सागर कसेरा, कांग्रेस नेता यशवंत सिंह चंदेल और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सागर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या सच में केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है ये असली तस्वीर है देश की। जी ब्रजेश जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, विपक्ष को भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो भी भारत के ही नागरिक हैं। कि जब ये संकट वैश्विक है, वेस्ट एशिया का क्राइसिस, हार्मोज स्ट्रेट डिसरप्शन और ग्लोबल सप्लाई चेन शॉक से पूरी दुनिया जूझ रही है,
क्रूड ऑयल $70 से बढ़कर के $100 प्रति बैरल के भी पार पहुंच चुका है। दुनिया के लगभग हर देश में पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल और उर्वरकों के दाम बेकाबू हुए हैं, लेकिन भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को देश की सीमाओं पर ही रोकने का काम किया है। और जब दुनिया के बड़े बड़े देशों में पेट्रोल डीजल 20% से लगाकर 80% तक ब्रजेश जी महंगे हुए, भारत में वृद्धि मात्र 3% के आसपास रही है। दिस इज नॉट एक्सीडेंटल, दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिसिसिव लीडरशिप अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अमेरिका में पेट्रोल 44% तक बढ़ा है, पाकिस्तान 56%, यूएई में 52%, नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, हर जगह जनता पर भारी बोझ है ब्रजेश जी। लेकिन आज भी भारत इज द लैंड ऑफ स्टेबिलिटी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनकर उभरा है। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि मोदी सरकार ने समय रहते रशिया से रियायती दरों पर क्रूड खरीदा, एक्साइज ड्यूटी कम की, ऑयल कंपनीज पर दबाव जो है ऑयल कंपनीज ने स्वयं लिया और जनता पर पूरा बोझ नहीं डाला गया। यही मोदी जी की रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का मॉडल है। लेकिन जब सस्ता हुआ था तो आपने महंगा बेचा, अब महंगा हुआ तो महंगा कर दिया। मैं इसलिए तो कह रहा हूं ब्रजेश जी, जब सस्ता हुआ महंगा बेचा तो उसके पीछे कारण थे, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने भाजपा की गवर्नमेंट पर ऑयल बॉन्ड्स का बोझ देश पर छोड़ा। 1991 में जब इन्होंने सोना गिरवी रखा था, तब कौन सी वैश्विक संकट चल रहा था? रुपए का डिवैल्यूएशन इन्होंने किया, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस लेकर ही आए। 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू कर दिया था, जहां जनता पर सीधे प्रतिबंध थे। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्यूल बचाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाइए, कार पूलिंग कीजिए, मेड इन इंडिया से खरीदी कीजिए, अनावश्यक इंपोर्ट कम कीजिए, ऐसी अपील की है और लोकतांत्रिक सहभागिता की डिमांड की है। कांग्रेस के समय सीधा कंट्रोल की बात करते थे। माननीय मनमोहन जी के कार्यकाल को अगर याद कर लें तो तब कोई वैश्विक संकट नहीं था देश पर। 2014 1 जनवरी को गैस की कीमतें 1241 रुपए थी। उस समय पेट्रोल 80 रुपए का था, गूगल करेंगे आप पता चल जाएगा। आज 106 रुपए का है। तो 26 रुपए की बढ़ोतरी 12 सालों में अगर देखने मिली, वो भी इस संकट के बाद, तो ये गुड गवर्नेंस का मॉडल है ब्रजेश जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेहतर तरह से इसको साबित करके दिखाया। आज हम देखें, अ लीडर इज वन हू नोज द वे, गोज द वे, शोज द वे, ऐसी कहावत है अंग्रेजी की, और मोदी जी ये कर रहे हैं। उन्होंने अपने कॉन्वे को रिड्यूस करके 2 पर ला दिया। मोहन यादव जी ने स्वयं अपने कारकेट की गाड़ियां कम की, मंत्रियों ने भी वाहन की संख्या घटाई। यानी हम खुद लीडरशिप से उदाहरण देने का काम कर रहे हैं, एक अच्छे नेतृत्व को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, यशवंत जी, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात हैं, खाड़ी युद्ध चल रहा है, दूसरे देशों में 20 से लेकर 50% तक दाम बढ़ गए हैं, फिर ऐसे में महंगाई को हथियार बनाकर राजनीति क्यों करना? ब्रजेश जी, जब पेट्रोल सस्ता होता है तब तो उसका फायदा जनता को नहीं मिलता। चूंकि अभी चुनाव खत्म हुए, अब ये जनता से वसूली चालू। अभी 3 रुपए की बढ़ोतरी इन्होंने की है। अभी ये तो किस्त है, किस्त में धीरे धीरे अभी देखिएगा आप कितनी बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। हमारे मित्र सागर कसेरा जी बोल रहे थे कि ऑयल बॉन्ड, उस टाइम पे कांग्रेस के टाइम पे केवल 1 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड था, लेकिन तेल कंपनियां कम से कम 30 से 40 लाख करोड़ रुपए तेल कंपनियों ने कमाया। और जब कांग्रेस के टाइम पे था तो उस टाइम पे इनको पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल प्राइसेस जो था, क्रूड ऑयल जो था पर बैरल, वो करीब 150 के करीब पर बैरल, इंडियन क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूं, वो 150 पर बैरल पे पहुंच गया था। तब हमारी सरकार ने उस पर एक्साइज ड्यूटी कमाई 3 रुपए। सुनिए ब्रजेश जी, हमारी जो सरकार है उस टाइम पे 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी हमारे पेट्रोल और डीजल में। अब जब वहां पर एक्साइज पेट्रोल डीजल के जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इनका कम हुआ, तो इन्होंने एक्साइज ड्यूटी 30 रुपए से 35 रुपए पर डीजल इन्होंने पर लीटर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी पे पैसे कमाए हैं। इन्होंने कम से कम 40 से 50 लाख करोड़ रुपए इनकी कंपनियों ने यहां पर कमाए हैं। और बात करते हैं, ये आपने सुना होगा, इतने समय से राहत भी तो दे रहे हैं। नहीं, राहत तो दे रहे हैं। आपने क्या राहत क्या दे रहे हैं? आपने सुना होगा कि हम रसिया से तेल लेते थे और रसिया से हमको 30% कम तेल मिलता था। मतलब जो ग्लोबल मार्केट में जो उसका प्राइस था, उस प्राइस से 30% हम कम। ब्रजेश जी, आप साक्षी हैं इस चीज के, क्या उस प्राइस का हमें बेनिफिट मिला? क्या उसका फायदा हमको मिला? क्या मिला नहीं? उतनी तेजी से कीमत नहीं बढ़ी। जब दूसरे देशों में 20 से 50% बढ़ रहा है, हमारे यहाँ कितना सा बढ़ा? अभी ब्रजेश जी, अभी
अगर ग्लोबल संकट आया है तो इसकी भी इनकी विदेश नीति है। अच्छा, ईरान खाड़ी जो युद्ध हमारे हमने करा दिया, संकट कैसे आया भाई? अभी समस्या कैसे? अभी बता रहा हूं ना समस्या कैसे आई। ईरान हमारा जो ट्रस्टेड पार्टनर, मतलब आप, ईरान हमारा ट्रस्टेड पार्टनर था। 2019 तक हम ईरान से तेल खरीदते थे, वो हमको 2 महीने की क्रेडिट देता था, रुपए में हमसे तेल लेता था और हमको जो है 12% कम में तेल देता था वो। अमेरिका के दबाव पे, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पे, इन्होंने नमस्ते ट्रंप जो ये मोदी जी जाके अमेरिका में करते थे, उस ट्रंप के दबाव पे इन्होंने ईरान से तेल खरीदना कम किया। फिर उसके बाद रसिया आया, हम रसिया से तेल खरीदना चालू किए, रसिया से तेल। अब उसके बाद रसिया से ट्रंप के दबाव में इन्होंने जब आप सबके सामने सरेंडर हो जाएंगे, कंप्रोमाइज्ड हो जाएंगे, तब तो दबाव तो आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन 2008 से 2013 के बीच में क्या था? तब जब आपकी भाषा दूसरी थी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार का दबाव है, आपने नहीं तो ये ब्रजेश जी, अंतरराष्ट्रीय दबाव है। आप हमारी कथनी पे देखिए, हमारा ईरान से भी तेल लेते थे हम, जितनी भी गल्फ कंट्रियां हैं, हम अमेरिका के सामने कभी, हिलेरी क्लिंटन 2012 में यहां पर आई थी और उन्होंने बोला था कि भारत को ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, लेकिन हमने वहां पर कहा कि हम किसी भी देश का अभी तो खरीद रहे हैं, अभी बंद नहीं हुआ है, भले ही अनुमति से खरीद रहा हूं। ईरान से तो बंद ही कर दिया ना इन्होंने। और रूस से भी जो ले रहे थे, रूस से भी उन्होंने बंद कर दिया। अमेरिका जब इनको डिक्टेट करेगा, ये उस तरह से चलेंगे। हमारे मित्र बोल रहे थे कि कांग्रेस के समय में ये कांग्रेस की आपने सरकारी नियंत्रण से बाहर किया था ना भाई, कि बहुत सारा घाटा हो रहा है कंपनियों को, तो आपने सरकारी नियंत्रण से बाहर कर दिया, लगातार दाम बढ़ते रहे। आपके समय में कितनी बार बढ़े थे और अब कितनी बार बढ़े? ठीक है, सागर जी जवाब देंगे। सागर जी जवाब दे दीजिए छोटा सा। जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बिल्कुल राहुल गांधी जी की तरह ही कांग्रेस के यशवंत सिंह चंदेल जी, हमारे भाई, बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, सत्य से कोसों दूर हैं और झूठ की ताली बजाते दिखाई दे रहे हैं। पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत सरकार ने रसिया से तेल खरीदना कभी भी बंद नहीं किया, किसी भी दबाव में बंद नहीं किया। और आपने कौन सा कॉम्प्रोमाइज 2008 से 2010 के बीच में किया था, ये आपको खुद जवाब देना चाहिए। 2005 से 10 के बीच लगभग 1.5 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड लिया गया और उस पर जो टैक्स बड़ा है, यानी कि उसके ऊपर टैक्स और जो ब्याज हमको चुकाना है, वो तकरीबन 3 लाख करोड़ के आसपास का है। और ये ब्याज भारत सरकार पर आप बोझ छोड़ के गए। अब आप कहते हैं कि उस समय जरूरतें थी, हमें आवश्यकता थी, बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन उसको हैंडल एडजस्ट करने का तरीका यह होता है क्या कि भविष्य की सरकारों पर हम बोझ छोड़कर चले जाएं? आज भाजपा ने उन पुरानी भाजपा सरकार ने आपके दिए बोझ को भी चुकता किया है और बोझ को भी चुकता किया, और आज हमने बेसिक राशि को भी न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया। ठीक है रमेश जी, जो वैश्विक हालात हैं उनको कांग्रेस नजरअंदाज करके क्या सियासी रोटियां सेक रही है इस मुद्दे पर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं भारत में कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर भी राजनीति हो रही। इससे पहले अगर आप देखेंगे, मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, 62 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, या कारगिल का युद्ध हो, अटल जी प्रधानमंत्री थे, या विमान अपहरण जो कांधार ले गए थे, हर मुद्दे पर राजनीति अलग रही, राजनीति अलग रही। विपक्ष जो है वो साथ रहा सरकार के। यानी अटल जी के समय आप अगर देखेंगे तो कारगिल युद्ध में और विमान अपहरण में कांग्रेस साथ रही। तो राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा विपक्ष सरकार के साथ रहता है, लेकिन पहली बार है कि राष्ट्रीय मुद्दे पर भी राजनीतिक उठाई बातें हो रही हैं। तो जहां तक अब पेट्रोल के दाम बढ़ने का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि लगभग 40-45 देश हमसे पहले डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा चुके हैं। हमारा नंबर, हमने बहुत देर में हमारा नंबर लगा और ये इसके दाम बढ़े हैं। तो मैं समझता हूं इस वक्त पूरे देश को एक साथ एक स्वर में रहना चाहिए। राजनीति के बहुत मुद्दे आएंगे, एक बात है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय बहुत अलग है। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि डीजल पेट्रोल के दाम तो बहुत ज्यादा बढ़ जाने चाहिए, कम से कम 200-250 रुपए लीटर होना चाहिए। मुझे आप ये बताइए, आदमी चाय पीने जाएगा तो कार से जाएगा और स्कूटर से जाएगा, पैदल चलना भूल गया है। वो पैदल चलना भूल गए तो कितनी सारी बीमारियां आकर खड़ी हो गई। ये जो 150 साल का पेट्रोल और डीजल है भाई, 150 साल से पहले जब ये पेट्रोल डीजल नहीं था, पर्यावरण कितना शुद्ध रहता था।
आदमी कितना स्वस्थ रहता था। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इस बात पर भी हमको विचार करना चाहिए कि हम कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग करें, थोड़ा बहुत पैदल चलें, कुछ साइकिल पर चलें, कुछ साइकिल रिक्शा पर चलें। तो कुल मिलाकर के ये जो सब चीजों पर मैं समझता हूं उस पर विचार होना चाहिए। एक बात जरूर मैं अपेक्षा सरकार से करूंगा, डीजल पेट्रोल में तो मेरी दृष्टि में तो बहुत कम बढ़ाया उन्होंने, और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी बाजार जाता हूं तो पैदल ही जाता हूं, मैं गाड़ी से नहीं लेकिन जाता बाकी हूं। चीजें लेकिन महंगाई नहीं गैस बढ़ के जाएगी ऊपर- उससे। यदि डीजल बढ़ेंगे तो परिवहन बढ़ेगा, तो अन्य चीजों पर असर पड़ेगा, आपको खाने की चीजों पर पड़ेगा। देखिए दूसरी जहां तक थी नहीं, कई चीजों के देखिए डीजल पेट्रोल का तो दाम बढ़ना ही चाहिए। मुझे आप ये बताइए, ये जो दिखावटी सजावटी जीवन है उस पर दाम फर्क पड़ेगा। हम आखिर उस लाइन पर क्यों नहीं जाते कि गांव की जरूरत गांव में पूरी हो, जिले की जरूरत जिले में पूरी हो? काहे के लिए परिवहन की जरूरत है? मुझे आप ये बताइए, एक गांव में अगर तुअर होती है दूसरे में मूंग होती है, दोनों गांव मिला करके एक अपना क्लस्टर बनाए, जिले का क्लस्टर बनाए, काहे के लिए हम ऑनलाइन क्यों मंगाएंगे किसी से? मूंगफली भी होते सब अब ऑनलाइन लोग मंगाते हैं, समोसा ऑनलाइन मंगाने लगे। भाई मुझे ये बताइए, घर के नुक्कड़ पे समोसा है, पैदल जाकर खरीद लाइए। तो बहुत सारी चीजों पर हमको कहीं ना कहीं देखना पहले हमारी पड़ेगा अर्थव्यवस्था कि ऐसी थी ना। ठीक है, तो यशवंत जी, निश्चित रूप तभी तो भारत जो है सोने की चिड़िया था। जी। जो व्यवस्था कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर व्यवस्था थी, अपने पैरों पर खड़े होने की व्यवस्था थी। एक बात समझ लीजिए, बैसाखियों के सहारे आप ऊंचाई बहुत लंबे नहीं चल सकते। आपको अपने पैरों को मजबूत करना पड़ेगा, आपको स्वत्व को कहीं ना कहीं मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपने साधनों के आधार पर, अपनी बिल्कुल चीजों के ये तो आधार करना ही अपने चाहिए, और सरकार उस दिशा में काम करती कोशिश भी कर रही है, अपील करती है, एक जिला एक उत्पाद से लेकर तमाम तरह की कोशिशें। लेकिन ये थोड़ा मुद्दा अलग है यशवंत जी, जो शर्मा जी ने भी कहा, राष्ट्र नीति और राजनीति दोनों अलग अलग थी इससे पहले। हर मुद्दे पर राजनीति क्यों करना? जब हालात ऐसे हैं तो देश के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि सियासत करनी चाहिए। ब्रजेश जी, जब कभी भी राष्ट्र की बात आई है हम हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं, और कांग्रेस की देशभक्ति पे आप कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम सीना ठोक के अपनी सेना और अपनी सरकार अपने देश के साथ हम खड़े रहे। लेकिन ये जो पेट्रोल संकट है, ये लेकिन बाद में सवाल भी तो उठाते रहे कि हमारे कितने गिर गए फाइटर जेट। इससे पहले पहलगाम पर आपने सवाल उठाए, तो ये भी तो है ना, एक तरह से पहले साथ खड़े होना, फिर सवाल खड़े करना। पहलगाम में ये आईएसआई के एजेंट को बुला के उससे सर्वे करवाएंगे, तो हम जब जिम्मेदार विपक्ष हम इनसे सवाल भी ना पूछे। मतलब पहलगाम में आके ये आईएसआई, मतलब ये देश में पहली बार हुआ कि पहलगाम में एक आईएसआई का एजेंट आके वहां पर सर्वे कर रहा है, तो उसमें विपक्ष इनसे सवाल भी ना पूछे। और दूसरी बात ये है, अगर ये जो पेट्रोल के प्राइस की दाम की बात है, मेरा सीधा से ये सवाल है कि इस पे ये जो हम संकट फेस कर रहे हैं, ये इनकी नीतियों के कारण ये संकट हम फेस कर रहे हैं। अगर इस सरकार, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 20 मार्च को ही कह दिया था कि चुनाव खत्म होने दीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। अभी आदरणीय शर्मा जी बोल रहे थे कि हम बहुत लेट इसको प्राइस को बढ़ाए हैं, तो वो लेट प्राइस आदरणीय ब्रजेश जी, हमने इसलिए लेट इसके प्राइस को इंक्रीज किया है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव था। अगर उन 5 राज्यों में चुनाव नहीं होता तो आपको तो आज 10-20 रुपए आज के बढ़ गए होते हैं। उन केवल तो सागर जी 5 राज्यों की वजह से राहत थी, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था। आप चुनाव जीतना चाह रहे थे, इसलिए आपने रोक रखी थी महंगाई। ब्रजेश जी, ये सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा है, लेकिन मैंने इन्हें एक विषय पे बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। पहलगाम, जम्मू कश्मीर या हर जगह एनआईए के अंतर्गत संवेदनशील जानकारियां होती हैं, जो एनआईए के अधिकारी उस पर काम करते हैं, ना कि कोई आईएसआई का एजेंट। अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। नंबर 2, अगर केंद्र सरकार ने जब एक्साइज ड्यूटी कम की, तो आप सिर्फ बातें करते हैं चंदेल जी, तो कर्नाटका में वेट क्यों नहीं घटा? तेलंगाना में पेट्रोल महंगा क्यों है? हैदराबाद और बेंगलोर में जनता को राहत क्यों नहीं मिली? तो सिर्फ प्रोपेगेंडा करने में आप महारत हासिल हो गई है कांग्रेस को। जनता में भ्रम फैलाइए, बर्ग लाइए, यही आपका एजेंडा है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस केवल केंद्र पर हमला करती है, लेकिन खुद राहत देने को कभी भी तैयार होती नहीं है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ऑलवेज बिलीव्स इन सॉल्यूशंस, नॉट स्लोगन्स, ब्रजेश जी। और इसलिए आज भारत एथेनॉल ब्लेंडिंग भी बढ़ा रहा है, सोलर मिशन पर भी हम काम कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी चला रहे हैं, एनर्जी सेल्फ रिलायंस की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। यानी सरकार सिर्फ
आज इन मुद्दों पर बात नहीं कर रही, बल्कि हम वैश्विक स्थिति के अनुसार अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जाए, इसको भी हम संभाल रहे हैं। हम आने वाले 25 साल की ऊर्जा सुरक्षा को तैयार कर रहे हैं ब्रजेश जी। लेकिन कांग्रेस सरकारों के समय कभी भविष्य में ऐसा कुछ किया गया होता तो आज इस प्रकार की स्थिति हमें विरासत में नहीं मिलती। संकट वैश्विक है, लेकिन समाधान भारतीय है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है। जब दुनिया अस्थिरता में डूब रही है, तब भी भारत स्थिरता का प्रतीक बनकर उभरा है। यह केवल अर्थव्यवस्था की ताकत नहीं है। आ रहा हूं यशवंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन रमेश जी, 2018-2013 के बीच में आर्थिक संकट आया था विश्व में, तब मनमोहन सिंह कहते थे कि ये विश्व की परिस्थितियां हैं, इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं। और विपक्ष था बीजेपी, उसके कुछ और आरोप रहते थे। अब वही काम कांग्रेस कर रही है तो आपत्ति क्यों? सियासत तो तब भी हो रही थी। देखिए, मोटे तौर पर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो जिस तरीके से हॉकी में हाफ टाइम के बाद पाले बदल जाते हैं, तो वो जो गोल करने की दिशा रहती है वो भी बदल जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे महंगाई का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई, जो भी विपक्ष में पार्टी रहती है वो उसको लेकर के सरकार पे हमले करती है। पहले कांग्रेस सरकार में थी तो भाजपा हमले किया करती थी इन सारे मुद्दों पर। अब भाजपा सरकार में है, कांग्रेस विपक्ष में है, तो वही के वही मुद्दे उठा करके वो उन पर हमले किया करते। तो जनता पे कुछ असर होता है क्या? कल ये क्या बोल रहे थे, आज क्या बोल रहे हैं? देखिए, जनता पर भूलने की, भारत में जनता पर बहुत ज्यादा उसकी याददाश्त कमजोर रहती है, तो स्वाभाविक रूप से करीब 25 से 30% लोग इस तरीके से भ्रामक प्रचार में भी वो आते हैं और प्रभावित होते हैं। और उस आधार पर आप अगर देखेंगे तो उस आधार पर बहुत परिवर्तन होते हैं। इसमें एक बात जरूर मैं जोड़ना चाहता हूँ जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो परिस्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है और उसमें किसी सरकार के बस की बात नहीं है, उसमें सबको साथ रहना चाहिए। लेकिन सरकार को और विपक्ष को, दोनों दलों को, वो जो एक युति रहती है, कई वक्त एक अंडरहैंड कुछ लोग, कुछ बेईमान किस्म का जो व्यापारी होता है, भ्रष्ट किस्म का जो अधिकारी होता है, चरित्रहीन किस्म का जो नेता होता है, इन तीनों की युति रहती है और इन तीनों की युति से देश की परिस्थिति बिगड़ती है। मैं छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी बात को खत्म करूंगा। आप अगर देखेंगे, हम लोग 1971 के युद्ध से निकले, युद्ध में हमने क्या निर्णय किए उस पर हमारी बहस हो सकती है, उस पर मेरी राय बहुत अलग है, मैंने लेख भी उस समय लिखे थे। लेकिन वो जो महंगाई बढ़ी, उस समय जो महंगाई बढ़ी उसका कारण वो युद्ध था। लेकिन कुछ बेईमान किस्म के व्यापारी और भ्रष्ट किस्म के अधिकारियों की जो युति हुई, जो कालाबाजारी करने लगते हैं, पर पहुंचे कि जेपी का आंदोलन शुरू हुआ। तो स्वाभाविक रूप से इस समय हमको अतीत का अनुभव लेकर के राजनीति से ऊपर उठ करके वो जो बेईमान किस्म के लोग हैं उन पर कंट्रोल करना चाहिए, ताकि वो परिस्थिति का लाभ उठा करके दाम ना बढ़ाएं। ठीक, जरूरी चीजों का। जी यशवंत जी, 30 सेकंड में अपनी बात। ब्रजेश जी, मेरा ये कहना है कि सरकार चाहे तो अभी भी प्राइस को कंट्रोल कर सकती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पेट्रोल पर 29% और डीजल पर 19% वैट लगता है। इस वैट को अगर वो चाहें, अगर यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, उसको ये कम कर दें। तो पहले भी तो सागर जी ने कहा कि राज्यों ने, जहाँ भाजपा शासित राज्य थे वहां घटाया था, या कांग्रेस शासित राज्य थे वहां आपने घटाया नहीं। लेकिन मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो तारीख बदल गई, सरकार भी बदल गई है, लेकिन मुद्दा वही है, पेट्रोल डीजल के दामों पर। और जनता क्या भूलने की बीमारी है उसे, या वो इस तरह के मुद्दों को कैसे लेती है? क्योंकि जब आर्थिक संकट था तब भी दाम बढ़े थे, और अब आज भी वही वैश्विक संकट है तो दाम बढ़े हैं। तो क्या ये राजनीति को जनता उतनी गंभीरता से नहीं लेती, या भूल जाती है, या वो समझती है परिस्थितियां, इस आधार पर वो ध्यान नहीं देती? लेकिन सियासतदान हैं, सियासत तो करेंगे ही, तो वो जारी है। बहरहाल मुद्दा तो हमें इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।